नमस्कार भाइयों एवं बहनों। तो आज हम नए चैप्टर के साथ नए वीडियो को लेकर के आ रहे हैं। तो आज हम लोग नए चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत धारा। क्या पढ़ेंगे? विद्युत धारा। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पिछली क्लास को अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और रिवीजन भी कर रहे होंगे। ठीक, तो आज हम लोग नया चैप्टर लेकर के आ रहे हैं विद्युत धारा। तो चलते हैं, अपने लोग का नेक्स्ट चैप्टर है, शायद चौथा चैप्टर है, ठीक है ना। क्लास 10th फिजिक्स का चौथा चैप्टर है विद्युत धारा। क्या है भाई? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग ना इसमें बहुत चीज़ों को देखेंगे, आसान वे में देखेंगे, बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के परिभाषा को देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का परिभाषा क्या होता है। और यदि पिछली क्लास की हम लोग बात करें तो पिछली क्लास में हम लोग मानव नेत्र और वायुमंडलीय अपवर्तन को कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद वाला चैप्टर ये है विद्युत धारा, तो हम लोग उसी को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो विद्युत धारा का सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो विद्युत धारा क्या होता है? हम लोग बोलते हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को, किसकी दर को? आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो पहले हम लोग परिभाषा लिख लेते हैं, आराम से बहुत कुछ समझेंगे, है कि नहीं। आवेश के प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है, इसे आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, मतलब विद्युत धारा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आई से। ठीक है, यदि हम लोग इसके फॉर्मूला की जिक्र करें, है कि नहीं, तो हम मान लेते हैं कि माना कि किसी चालक में, माना कि किसी चालक में टी समय में, माना कि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होती है, टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित होती है। ठीक है, तो परिभाषा से क्या हो जाएगा? विद्युत धारा बराबर, इसीलिए विद्युत धारा बराबर, विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? आवेश के प्रवाह की दर। देखिए अभी एक ना आप लोग टेक्निक समझ लीजिए या ट्रिक समझ लीजिए फॉर्मूला निकालने का। यदि किसी भी परिभाषा में दर वर्ड का यूज रहे ना, रेट वर्ड का यदि यूज रहे, तो हम ना उसमें समय से भागा दे देते हैं। किससे भागा दे देते हैं बच्चों? समय से भागा दे देते हैं। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या हो जाएगा? आवेश के प्रवाह की दर। तो आवेश भैया कितना है? क्यू है। इसके प्रवाह की दर है, तो किससे भागा देंगे? समय से। तो कितना हो जाएगा? क्यू बाय टी। तो विद्युत धारा आई बराबर क्या हो गया? क्यू बाय टी। यही हो गया अपना फॉर्मूला। विद्युत धारा का क्या हो गया फॉर्मूला? आई बराबर क्यू बटे टी, मतलब आवेश बटे समय। इसको लिख सकते हैं, क्यू मतलब क्या हो गया? आवेश, और टी मतलब क्या हो गया? समय। ठीक है भाई, तो यही हो गया सूत्र, हो गया विद्युत धारा आई बराबर कितना हो जाता है? क्यू बाय टी। यदि अब हम लोग इसके एसआई मात्रक की चर्चा करें, क्योंकि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो हम सभी जानते हैं कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है बच्चों? एम्पियर। तो हम ना उसको निकालते हैं, है कि नहीं। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। तो हम जानते हैं कि किसी का भी एसआई मात्रक निकालने के लिए उसका क्या यूज करते हैं? फॉर्मूला का। तो हम जानते हैं यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? आई बराबर क्यू बटे टी, आई बराबर क्यू बटे टी। तो आई का एसआई मात्रक बराबर क्या हो जाएगा? आई का एसआई मात्रक बराबर क्यू का एसआई मात्रक, क्यू का एसआई मात्रक, अब बटे टी का एसआई मात्रक, बटे टी का एसआई मात्रक। ठीक है भाई, देख लेते हैं नीचे वाला दिख रहा है या नहीं।
हाँ दिख रहा है। तो Q का ऐसा है मात्रक, Q मतलब आवेश, आवेश का ऐसा है मात्रक क्या होता है, कूलॉम। क्या होता है, कूलॉम। ये भी आप लोग ना ध्यान में रख लीजिएगा कि आवेश का ऐसा है मात्रक क्या होता है, कूलॉम। किससे सूचित करते हैं, C से। अब बट T का ऐसा है मात्रक क्या होता है, सेकेंड। क्या होता है भाई, सेकेंड। किससे सूचित करते हैं, T से। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, कूलम पर सेकेंड, ऐसे, कूलम पर सेकेंड। क्या हो गया, कूलम पर सेकेंड। ठीक। तो यदि आपसे पूछे कि विद्युत धारा का ऐसा है मात्रक क्या होता है, तो क्या बोलिएगा, कूलम पर सेकेंड। ठीक है। तो सर आपने तो बोला एम्पियर होता है, जी एम्पियर होता है। एक कूलम पर सेकेंड को ध्यान से देखिएगा, एक कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक एम्पियर। क्या बोलते हैं, एक एम्पियर। समझ में आ रहा है, मतलब एक कूलम पर सेकेंड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक एम्पियर। ठीक। यदि एक एम्पियर को परिभाषित करने बोले, ये भी पूछता है एक एम्पियर को परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित कीजिएगा। यदि एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है, ठीक है ना, यदि किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो वही मान क्या कहलाता है, एक एम्पियर कहलाता है। वही क्या कहलाता है, एक एम्पियर। ठीक है। तो एक एम्पियर को हम लोग परिभाषित कर रहे हैं कि यदि किसी चालक में एक सेकेंड में एक कूलम आवेश, एक सेकेंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो वह एक एम्पियर कहलाता है। तो वह एक एम्पियर कहलाता है। ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है कि अभी हम लोग जितना भी पढ़े समझ में आ गया होगा, नहीं तो उसको हम फिर से रिकॉल करते हैं, एक बार सबको फिर से देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए, विद्युत धारा। तो इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक ये देख रहे हैं कि विद्युत धारा क्या होता है, उसकी परिभाषा को समझ लेते हैं, उसमें उपयोग होने वाले टर्म्स को देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे चैप्टर के डीप में क्या करेंगे, अंदर तक जाएंगे। बहुत मज़े में, बहुत आसान वे में पढ़ेंगे, जिस तरीके से पिछले सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करा है कि नहीं। तो परिभाषा पढ़ा क्या चीज़, आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो हम आपको बताएं यदि किसी भी परिभाषा में दर वर्ड का यूज रहे ना, तो उसको हम किससे भागा दे देते हैं, समय से भागा दे देते हैं। ठीक है। इसको किससे सूचित करते हैं, आई से। तो हम मान लिए कि यदि किसी चालक में टी समय में क्यों आवेश प्रवाहित होती है, तो विद्युत धारा का क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आवेश बटा समय। क्योंकि परिभाषा में क्या लगा हुआ है, दर, तो उसके फॉर्मूला में किससे भागा दे देंगे, समय से। ठीक हो गया। तो अब हम लोग विद्युत धारा का ऐसा मात्रक निकाल रहे हैं। तो किसी का भी ऐसा मात्रक निकालने के लिए हम उसके फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मूला भी अभी निकाले, आई बराबर कितना हो जाता है, क्यू बटे टी। तो आई का ही ऐसा मात्रक निकालना है तो क्या हो जाएगा, क्यू का ऐसा मात्रक बटे टी का ऐसा मात्रक। ठीक है। तो क्यू मतलब आवेश, आवेश का ऐसा मात्रक कितना होता है, कूलम। किससे सूचित करते हैं, सी से। टी का मतलब समय, समय का ऐसा मात्रक होता है सेकेंड। किससे सूचित करते हैं, एस से। तो हम इसको लिख सकते हैं कूलम पर सेकेंड। यदि आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो कूलम पर सेकेंड होता है। ठीक है। यही ऐसा मात्रक होता है, कूलम पर सेकेंड। लेकिन एक कूलम एक सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एम्पियर। मतलब कूलम पर सेकेंड को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एम्पियर बोलते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर भी होता है। ठीक। तो यदि अब हम लोग एम्पियर को परिभाषित करें तो क्या हो जाएगा, देखिए, मतलब यहाँ देखिएगा ध्यान से, एक सेकेंड में यदि एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है, ठीक, एक सेकेंड में यदि एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक एम्पियर। मतलब यदि किसी चालक में एक सेकेंड में एक एम्पियर एक कूलम आवेश प्रवाहित होती है तो उसी परिमाण को क्या बोलते हैं हम लोग, एक एम्पियर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो उम्मीद है कि सारा का सारा वर्ड समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसके नोट्स तैयार कीजिए, तब तक हम बोर्ड को इरेज कर रहे हैं। अब देखिए, इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है, परमाणु। एक्चुअली ये तो टॉपिक है केमिस्ट्री का, जिसमें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। केमिस्ट्री वाले सर बहुत अच्छी तरीके से बताए भी होंगे, नहीं बताए हैं तो आगे बताएंगे, है कि नहीं। लेकिन फिजिक्स में इसका थोड़ा सा यूज़ है, तो हम ना थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। क्या है,
परमाणु, ठीक है। अंग्रेजी होता है इसका एटम्स, परमाणु, एटम, ठीक है। तो हम जानते हैं कि दुनिया का जितना भी पदार्थ है, दुनिया का जितना भी पदार्थ है वो सभी परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। वो सभी किससे मिलकर बना हुआ है? परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है, ठीक। और परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं? 3 कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उसी चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है कि नहीं, प्रोटॉन का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, द्रव्यमान कितना होता है, उसी चीज़ को हम लोग देखने वाले, ठीक है। तो हम लोग परमाणु को परिभाषित करते हैं, है कि नहीं। पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, तथा छोड़िए, पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, कॉमा, परमाणु में 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, या परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना है। परमाणु 3 मौलिक कण से मिलकर बना है, ठीक है। तो कौन कौन मौलिक कण से मिलकर बना हुआ है तो हम लोग देख लेते हैं, पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद परमाणु में उसका जगह देखेंगे। पहला है इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी में ये लिखना आसान है, ठीक है ना। दूसरा है इलेक्ट्रॉन, अंग्रेजी में लिखना आसान है इसीलिए अंग्रेजी वर्ड यूज़ कर लेते हैं। दूसरा है प्रोटॉन, हिंदी लिख सकते हैं आप लोग। तीसरा नंबर है न्यूट्रॉन, क्या है भाई? न्यूट्रॉन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हम लोग ना एक डायग्राम से समझने का कोशिश करते हैं। मान लिए ये अपना ये परमाणु है, ये क्या है? परमाणु है, ठीक। और परमाणु के बीच वाले भाग को, ठीक है, उसको बोलते हैं नाभिक। क्या बोलते हैं? नाभिक। क्या बोलते हैं इसको? नाभिक। ये मान लिए परमाणु है, जस्ट समझने का कोशिश करते हैं। और केंद्र जो है, परमाणु का जो केंद्र है, बीच वाला भाग है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नाभिक। और नाभिक में ही कैसा आवेश होता है? प्लस आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? प्लस। इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन। इसको क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। मतलब नाभिक में क्या पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है। अब प्लस एक होता है न्यूट्रॉन, प्लस एक क्या होता है? न्यूट्रॉन, ठीक है ना। मतलब नाभिक में कौन कौन पाया जाता है? प्रोटॉन पाया जाता है और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पे कैसा आवेश होता है? प्लस आवेश। और न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। हम सारी चीज़ों को लिखेंगे भी, है कि नहीं। तो और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी विशिष्ट कक्षाओं में घूमते रहता है। हम कौन सा वर्ड यूज कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी विशिष्ट कक्षाओं में क्या करते रहता है? घूमते रहता है। अपनी विशिष्ट कक्षाओं में इस तरीके से यहाँ भी रहता है। सभी इलेक्ट्रॉन्स अपनी अपनी विशिष्ट कक्षाओं में क्या करते रहता है? घूमते रहता है, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहता है। बातें समझ में आ गई है कि नहीं? अब सारी चीज़ों को हम लोग लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पहले इसको लिख लिए, हम इसी पे इरेज कर करके लिखते जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए ध्यान से समझना है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो इसको कैसे सूचित करते हैं? तो इसको इसे E माइनस से सूचित किया जाता है। इसे E माइनस से सूचित किया जाता है। उम्मीद है कि हम बेस से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एक छोटे छोटे वर्ड को भी लिख रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये रहता कहाँ है? ये नाभिक के चारों ओर। कहाँ रहता है? नाभिक के चारों ओर अपनी विशिष्ट कक्षाओं में। नाभिक के चारों ओर अपनी विशिष्ट कक्षाओं में, विशिष्ट कक्षाओं में घूमता है।
नाभिक के चारों ओर अपनी विशिष्ट कक्षाओं में घूमता है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो सर इसका परिमाण कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन का परिमाण E माइनस बराबर होता है, इस पर तो माइनस चार्ज होता है, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये इसका परिमाण का वैल्यू पूछा जाता है कि नहीं। यहाँ पर माइनस इसीलिए लगा दिए हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान कैसा होता है? ऋण आवेश वाला होता है। ठीक है सर, इसका ना द्रव्यमान कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg। ठीक है ना, इतना इसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर अपनी विशिष्ट कक्षा में घूमता है। इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। ठीक है ना, और वो नाभिक के चारों ओर विशिष्ट कक्षाओं में घूमता है। इसको सूचित करते हैं E माइनस से। ठीक है ना, और इसका परिमाण होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो माइनस क्यों लगा दिए? क्योंकि माइनस इस चीज़ को दर्शाता है कि इसका आवेश कैसा है? ऋण है। ठीक है ना, और द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। स्क्रीनशॉट लेकर के इस चीज़ को इलेक्ट्रॉन के बारे में लिख लीजिए। अब हम लोग चलते हैं प्रोटॉन के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं किसको? प्रोटॉन को। दूसरा नंबर क्या है भाई? प्रोटॉन। ठीक है ना, तो प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है। ठीक है ना, इसे किसे सूचित करते हैं? P+ से। इसे सूचित किया जाता है। से सूचित किया जाता है। P मतलब प्रोटॉन, प्लस मतलब अब समझ में आ रहा होगा कि इस पे कैसा आवेश होता है? धन आवेश होता है। इस पे धन आवेश होता है। ठीक है ना, यदि इसके परिमाण का जिक्र करें तो इलेक्ट्रॉन का परिमाण और प्रोटॉन का परिमाण दोनों सेम होता है, केवल चिन्ह का डिफरेंट हो जाता है। इसमें प्लस हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? प्लस। ठीक है ना, द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 1.672 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है ना, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। 1.672 × 10⁻⁻27 kg। ठीक, और यदि आगे हम बात करें न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन नाभिक में पाया जाता है और यह अनावेशित होता है। न्यूट्रॉन कहाँ पाया जाता है? नाभिक में पाया जाता है। नाभिक में पाया जाता है और यह क्या होता है भाई? यह अनावेशित होता है। क्या होता है? अनावेशित होता है। अनावेशित का मतलब होता है कि न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश क्या होता है? नहीं होता है। अनावेशित का मतलब होता है न्यूट्रॉन पे कोई भी आवेश नहीं होता। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे चलते हैं कि नाभिक में कितने चीज़ पाए जाते हैं? दो चीज़, एक प्रोटॉन पाया जाता है और एक न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त नाम को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त नाम को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूक्लियॉन। तो इस वर्ड को समझिएगा। यदि कोई स्टूडेंट आपको न्यूक्लियॉन बोलता है तो इसका मतलब है कि वो प्रोटॉन भी बोल रहा है और न्यूट्रॉन भी बोल रहा है। न्यूक्लियॉन का मतलब ही हो गया दोनों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त नाम को बोलेंगे न्यूक्लियॉन। यदि आपसे ऑब्जेक्टिव जैसे पूछ ले कि नाभिक में, परमाणु के नाभिक में क्या सब पाया जाता है, पहला नंबर ऑप्शन दे देगा इलेक्ट्रॉन, दूसरा नंबर दे देगा प्रोटॉन, तीसरा नंबर दे देगा न्यूक्लियॉन न्यूट्रॉन, चौथा नंबर दे देगा न्यूक्लियॉन। तो कौन सा ऑप्शन लगाइएगा? पांचवा नंबर दे देगा इनमें सभी। तो कौन सा मारिएगा कि पूछ रहा है क्वेश्चन आपको, परमाणु के नाभिक में क्या पाया जाता है?
तो भाई प्रोटॉन भी पाया जाता है और न्यूट्रॉन भी पाया जाता है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयुक्त नाम को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। तो आप किस में टिक कीजिएगा? न्यूक्लियन में। किस में टिक कीजिएगा? न्यूक्लियन में। कोई दिक्कत? उम्मीद है कि आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एटम्स, परमाणु का संक्षिप्त विवरण पता चल गया होगा। ठीक, अब इसके साथ ही हम लोग विद्युत धारा के नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के लिखिए। यदि आपसे कोई पूछे कि परमाणु विद्युतः क्या होता है, यदि कोई आपसे क्वेश्चन देकर के इस तरीके से पूछे कि परमाणु विद्युतः क्या होता है, विद्युतः क्या होता है, या तो डैश वाला क्वेश्चन पूछ दे, तो उत्तर में क्या लिखिएगा? परमाणु विद्युतः क्या होता है? उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन। उदासीन होता है। कहिएगा सर ये मतलब नहीं समझ में आया, तो समझते हैं, मतलब को समझते हैं। क्या होता है कि अभी तो ये मार्कर भी एक प्रकार क्या है? पदार्थ है, और ये भी परमाणु से मिलके बना है। यदि ये भी परमाणु से मिलके बना तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। ठीक है, अभी यह विद्युतः उदासीन है। विद्युतः उदासीन का मतलब यदि हम इसको अभी छू रहे हैं तो हमको करंट नहीं लग रहा है, करंट का अनुभव नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यह विद्युतः क्या है? उदासीन है। तो यह विद्युतः उदासीन कैसे है? कैसे है उसको देखते हैं। क्योंकि सभी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? बराबर है। सभी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या है? बराबर है। मतलब यदि ये मार्कर है, मार्कर में यदि हम मान लेते हैं कि 100 इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन भी कितना होगा? 100। प्रोटॉन भी कितना होगा? 100। और 100 प्लस और 100 माइनस मिलकर के कट करके कितना हो जाता है? 0। इसीलिए हम बोलते हैं यह विद्युतः क्या है? उदासीन है। यह विद्युतः क्या है? उदासीन। ठीक, तो कोई सभी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना हुआ है और सभी पदार्थ विद्युतः उदासीन होता है, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है ना। यदि आपसे पूछ ले कोई कि यदि विद्युतः उदासीन नहीं हो तो क्या होगा? मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा है, प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है, यदि वो विद्युतः उदासीन नहीं है तो उसमें क्या आ जाएगी? करंट आ जाएगी। है कि नहीं है? समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हर एक पदार्थ विद्युतः क्या होता है? उदासीन होता है। इसका कहने का ये मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है? बराबर होती है। बराबर होने के बाद कट करके कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। कोई दिक्कत? तो ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा कि पदार्थ या परमाणु विद्युतः क्या होता है? तो क्या होता है? उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या दोनों क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, अब बच्चों हम लोग देखते हैं आवेश। क्या देखते हैं? आवेश। आवेश का परिभाषा देखेंगे, प्लस चार्ज देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज को देखेंगे। है कि नहीं? चलिए इसको तो तक आप लोग लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग देख रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक है आवेश, चार्ज। ठीक है ना। तो आवेश का परिभाषा क्या होता है देखिएगा। आवेश पदार्थ की इकाई की विशेषता है जो प्रोटॉन की तुलना में, किसकी तुलना में? प्रोटॉन की तुलना में अधिक या कम इलेक्ट्रॉन्स की सीमा को व्यक्त करता है। जो प्रोटॉन की तुलना में अधिक या कम इलेक्ट्रॉन की सीमा को क्या करता है? व्यक्त करता है। तो इस लाइन को ना अभी हम नेक्स्ट स्टेप में समझने का कोशिश करेंगे। है कि नहीं? देखते हैं आवेश के प्रकार। क्या देखते हैं? आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। तो भाई आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, धन आवेश। क्या होता है हिंदी उसका? धन आवेश। और एक होता है, दूसरा नंबर होता है नेगेटिव चार्ज, ऋण आवेश। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। क्या होता है हिंदी उसका? ऋण आवेश। क्या होता है हिंदी उसका? ऋण आवेश। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज और इस वर्ड का यूज करते हैं। इस वर्ड का यूज करते हैं मतलब प्रोटॉन की तुलना में इलेक्ट्रॉन अधिक हो या कम हो। ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आवेश। ध्यान से देखिए, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि परमाणु में कितने आवेश? 2 आवेश, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो प्रोटॉन पे इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज।
तो यदि आपको परिभाषा बनाने का मन हो धन आवेश का, वैसे तो परिभाषा बहुत हो सकता है, तो हम आसान वे वाला परिभाषा को यूज़ कर रहे हैं। धन आवेश का परिभाषा कैसे बनाइएगा, बोलिएगा ये कि धन आवेश ये हो गया यदि उसमें प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या है, अधिक है। या तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या है, कम है, मतलब प्रोटॉन अधिक है और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, इसीलिए हम बोल दिए वो कैसा हो गया, धन आवेश। कैसा हो गया, धन आवेश। ठीक है, तो लिख लेते हैं, यदि किसी पदार्थ में या परमाणु में, यदि किसी पदार्थ में, ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम हो, अधिक हो, प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो, इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक हो। ठीक है ना, कैसा आवेश कहलाएगा, धन आवेश। कैसा आवेश कहलाएगा, धन आवेश। ठीक है ना। उसी प्रकार अब हम लोग नेगेटिव चार्ज को यदि परिभाषित करें तो कैसे परिभाषित कीजिएगा, इसमें न किसकी संख्या अधिक होएगी, इलेक्ट्रॉन की। तो हम बोल सकते हैं यदि किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो, प्रोटॉन की संख्या से अधिक हो तो वह ऋण आवेश कहलाता है। तो वह ऋण आवेश कहलाता है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई। ये सिंपल बातें थी, है कि नहीं है, समझने वाली बातें थी, आसान वे में। प्रोटॉन पे प्लस होता है तो प्रोटॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक, अब हम इलेक्ट्रॉन्स के टर्म में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो यदि पूछे कि मान लीजिए किसी भी पदार्थ पे प्लस आवेश है तो वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यदि इलेक्ट्रॉन्स की टर्म में पूछे तो आप कैसे बोलिएगा। सिंपल सी बातें हैं, देखिए ऋण हम लोग अपनी गांव घर की भाषा में जानते हैं, हिंदी में जानते हैं। ऋण का मतलब होता है किसी से उधार लेना। ऋण का क्या मतलब होता है, किसी से उधार लेना। यदि किसी भी वस्तु पे ऋण आवेश है, इसका मतलब है वह इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है। वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया। यदि बोल दे ऋण आवेश है तो आराम से समझिए, ऋण आवेश का मतलब है वो इलेक्ट्रॉन क्या किया है, ग्रहण किया है कि नहीं। ऋण आवेश का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन का क्या करना, ग्रहण करना। देखिए यदि कोई पदार्थ, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे में, यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है तो उस पे ऋण आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो उस पे नेगेटिव चार्ज होता है। उम्मीद है बच्चों कि बहुत ही आसान वे में छोटे छोटे वर्ड में समझाने का कोशिश कर रहे हैं। पॉजिटिव चार्ज कहने का मतलब हो गया ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, प्रदान किया, दान में दे दिया, है कि नहीं है। मतलब दान देने वाला आदमी प्लस में है। ऋण वर्ड ही लग रहा है कि ऋण लिया है, मतलब वो माइनस में है कि नहीं है। तो कोई पदार्थ, यदि कोई पदार्थ या कोई भी पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोकर या इलेक्ट्रॉन प्रदान कर या खोकर धन आवेशित होता है, या क्या सर, खोकर धन आवेशित होता है, खोकर धन आवेशित होता है। ठीक है, उम्मीद है बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज समझ में आ गया होगा। बच्चों को इसी वर्ड में कन्फ्यूजन होता है कि सर पहले आवेश का परिभाषा क्या होगा, अब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज को कैसे परिभाषित करेंगे। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है A और उस पर मान लीजिए लिखा हुआ है 2+ या 2+।
ठीक है ना। और कोई पदार्थ है उस पर लिखा हुआ है B2-, ठीक है ना। मतलब यदि हम आपसे पूछे कि इस पे कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो इस पे कैसा चार्ज है, ऋण चार्ज, माइनस चार्ज, तो हम बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लिया है, ऋण में लिया है। क्या वो लिया है, तो 2 गो लिया है। और ये दिया है, क्या को दिया है, 2 गो दिया है, इसीलिए इस पर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, इस पर कैसा चार्ज है, माइनस। सिंपल सी भाषा है। ऋण मतलब कर्ज लेना, आप लिए हो तो ऋण में हो, माइनस में हो। और कोई दिया है तो मतलब सिंपल सा है, वो प्लस में दिया है कि नहीं है। कभी भी कॉलर पकड़ के आपसे 10 रुपया मांग सकता है। यदि मान लीजिए ये दोस्त है, ये दोस्त है, ये ना इसको 10 रुपया दिया, मतलब ये तो ऋण में है, ये प्लस है। कभी भी जाएगा कॉलर पकड़ के 2 झापड़ दे करके कहेगा मेरा 10 रुपया लो, क्योंकि ये किस में है, प्लस में है, और ये किस में है, माइनस में। बेचारा ऋण में है, ये कुछ बोलेगा भी नहीं। अच्छा ठीक है, दे देते हैं, दे देते, अभी नहीं है, कल दे देंगे। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, ऋण आवेश और धन आवेश, ठीक है। तो अब देखते हैं, थोड़ा सा एक वर्ड है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं और पेन से ना उसको बाल में ऐसे घिस करके और उसको सटाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि वो क्या हो जाता है, सट जाता है। पेन में क्या हो जाता है, सट जाता है। कैसे सट जाता है, क्यों? क्योंकि जब हम लोग पेन को जब इसमें ऐसे ऐसे घिसते हैं ना, तो ये आवेशित हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। और आवेशित हो जाने के कारण वो पेपर को अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। कोई दिक्कत नहीं। उसी चीज़ को देखेंगे कि किस पे धन आवेश आ जाता है और किस पे ऋण आवेश आ जाता है, ठीक है। तब तक आप लोग इसको लिखिए स्क्रीनशॉट लेकर के, और हम बोर्ड को मिटाते हैं। तो बच्चों 2 क्वेश्चन देख लेते हैं। कांच की छड़ को जब हम लोग रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ पे कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। ये आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा कि कांच की छड़ पे कैसा आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और रेशम के कपड़े पर कैसा चार्ज, इस पर पॉजिटिव आ गया तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसका ये मतलब हुआ, सिंपल सी बात है, समझिएगा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से जब हम लोग रगड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, मतलब कांच की छड़ का जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल करके किधर चला गया, रेशम के कपड़े की ओर। कांच के जो छड़ का जो इलेक्ट्रॉन है ये किधर चला गया, रेशम के कपड़े की ओर। मतलब ये देने वाला हो गया, ठीक है ना, दाता हो गया, और ये ऋण लेने वाला हो गया, ऋण करता हो गया, है कि नहीं। तो मतलब इस पे कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव। कहने का ये मतलब है कांच की छड़ से इलेक्ट्रॉन निकल कर किधर की ओर चला जाता है, रेशम के कपड़े की ओर चला जाता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है। उसी तरह जब एबोनाइट की छड़ को जब हम ऊन के कपड़े से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ पे नेगेटिव चार्ज और ऊन के कपड़े पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ऊन के कपड़े पर कैसा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। और एबोनाइट की छड़ पे कैसा, एबोनाइट की छड़ पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। कहने का ये मतलब है कि ऊन के कपड़ा से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चला जाता है, एबोनाइट के छड़ पे चला जाता है। कोई दिक्कत समझ नहीं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए नमस्कार। अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। कोशिश कीजिए कि 450+ मार्क लाएं, तो मज़ा है तो ही पढ़ने में आनंद है, नहीं तो फिर आनंद है, ठीक है ना। लेकिन पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है। और रिवीजन पे ज़रूर ध्यान दीजिए, क्योंकि रिवीजन में ही सफलता का क्या है, रहस्य है। आते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।